there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेंडल वर्क कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स का काम किया था, जेनेटिक्स का मुताला किया था, वो किस तरह किया था और क्या काम किया था। उन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया था जेनेटिक्स के लिए। तो मेंडल वर्क को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये मेंडल जो था, ये बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 22 जुलाई 1822 को ये पैदा हुआ था। 1856 और 1863 के दरमियान इन 7 सालों में इसी मेंडल ने तकरीबन 28,000 पी प्लांट को स्टडी किया, उसको कल्टीवेट किया यानी काश्त किया और मुताला किया इंतहाई केयरफुली। उन्होंने तकरीबन 28,000 पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पायसम सिटावा, उसको केयरफुली एनालाइज किया कि ये इसमें किस तरह ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर होता है, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इस दौरान उसमें कौन कौन सी वेरिएशन और तब्दीलियाँ पैदा होते हैं। उन्होंने तकरीबन 7 पेयर ऑफ करेक्टर को मुताला किया कि पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ करेक्टर को स्टडी किया। तो पढ़ते हैं बिटवीन 1856 एंड 1863, इन 7 सालों में यानी इन 7 ईयर्स ही कल्टिवेटेड about 28,000 पी प्लांट्स, जिसका साइंटिफिक नेम है पायसम सिटावा। तो उन्होंने तकरीबन 28,000 पी प्लांट को काश्त किया और एनालाइज किया एंड केयरफुली एनालाइज 7 पेयर ऑफ करेक्टर, और 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स को उन्होंने मुताला किया। पी प्लांट के 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर को उन्होंने इन 7 सालों में मुताला किया और तकरीबन 28,000 पी प्लांट को काश्त किया और इस पर ये रिसर्च करता रहा। और इसके बाद 1865 में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे इस पर पहला लेक्चर डिलीवर किया। इन 1865 ही डिलीवर हिज फर्स्ट लेक्चर ऑन पी एक्सपेरिमेंट। जो पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर सबसे पहले इन 1865 में सबसे पहला लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया और तकरीबन 1 साल बाद इन 1866 उन्होंने सबसे पहला पेपर शाया किया, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, जो पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर उन्होंने सबसे पहला ये जो पेपर शाया किया, फर्स्ट पेपर वो था 1866 में। सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला रिसाला शाया किया, तो सबसे पहला पेपर शाया किया, पब्लिश किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त के साइंसदानों ने उसको तवज्जो नहीं दी। उस वक़्त के साइंसदानों ने उसे इग्नोर किया और इसी वर्क को नज़रअंदाज किया। मेंडल का जो काम था उसको नज़रअंदाज किया गया। लेटर ऑन आफ्टर 16 ईयर्स 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया। जब उन्होंने इस किस्म का मुताला किया तो उससे पता चला कि जो मेंडल ने जो काम किया था और जो पेपर पब्लिश किया था और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बिल्कुल सही थे। तो दरअसल मेंडल ने कोई भी लॉ पेश नहीं किया। तो इसके बाद इन 3 साइंसदानों ने और मज़ीद रिसर्च के बाद उन्हें लॉ का शक्ल दिया गया
तो आज हमारे पास मेंडल के 2 इम्पॉर्टेंट लॉ मौजूद है, तो जो कि आगे आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वो 3 साइंसदान, वो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल वर्क को रीडिस्कवर किया था, वो कौन से थे? हुगो ड्यूरीज, ये पहला साइंटिस्ट था। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास करल कोर्न, करल कोर्न, होगो ड्यूरीज। और जो तीसरा हमारे पास है वो है शर्मक। तो हमारे पास ये 3 साइंटिस्ट है, उनके नेम्स है जिन्होंने मेंडल वर्क को, मेंडल ने जो काम किया था उसको रीडिस्कवर किया था। मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड आफ्टर 16 ईयर। 16 ईयर के बाद इन 3 साइंसदानों को मुताले से ये पता चला कि मेंडल ने जो काम किया था वो सही था और उसको रीडिस्कवर किया और लॉ का शक्ल दिया गया। तो रीज़न कौन से थे जिसकी वजह से मेंडल वर्क को नज़रअंदाज किया था? जो मेंडल ने जो काम किया था उसको नज़रअंदाज किया था। जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है। पहला रीज़न है हमारे पास कि उन्होंने जो पेपर शाया किया, पब्लिश किया था, वो किसी ख़ास जर्नी में शाया नहीं हुआ था, बल्कि आम एक लोकल रिसाले में शाया हुआ था और कोई बड़े रिसाले में शाया नहीं हुआ था। तो इससे साबित होता है कि ये किसी बड़े साइंसदानों के साथ नज़र से नहीं गुजरा है। तो इसी वजह से उसका काम जो था वो आगे न बढ़ सका। तो ये भी एक वजह था जिसकी वजह से उसके काम को नज़रअंदाज किया गया। दूसरी वजह जिसकी वजह से मेंडल वर्क को नज़रअंदाज किया गया, मेंडल ने बात की थी अबाउट द फैक्टर, जो कि एक डिस्क्रीट यूनिट्स है जिसे आज हम जीन के नाम से याद करते हैं। तो उस वक्त साइंसदानों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, क्योंकि ये इमेजनरी बात थी, एक ख्याली फैक्टर था। तो इसलिए उन्होंने इस बात को और मेंडल वर्क को नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी वजह ये भी है कि उसने जो वर्क किया था उसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा था और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस था। तो उस वक्त के साइंसदान जो थे वो इतने फेमिलियर नहीं थे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल डेटा से। तो इसलिए इन रीज़न की वजह से मेंडल वर्क को नज़रअंदाज किया गया था। इसके बाद जानते हैं कि मेंडल ने क्यों सिर्फ पी प्लांट तक अपने एक्सपेरिमेंट को महदूद रखा था, कि उन्होंने सिर्फ प्लांट तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्होंने इसी पायसम सेटाइवा की पर क्यों तजुर्बे किए, क्यों अपने स्टडी को इस तक महदूद रखा? वो कौन से रीज़न है? पहला रीज़न जो है ये आसानी से काश्त किया जाता है, ईजी टू कल्टिवेट। पहला रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने इसको चुना था, ईजी टू कल्टिवेट। ये आसानी से कल्टीवेट किया जाता है। दूसरा, ये आसानी के साथ कहीं पर भी ग्रो किया जा सकता है, आसानी से गार्डन में भी उगाया जा सकता है। मतलब इट्स ग्रो वेल इन गार्डन, ग्रो वेल इन गार्डन। ये गार्डन में आसानी से इजीली काश्त किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जा सकता है। इसके अलावा ये हर्माफ्रोडाइट है। पी प्लांट जो है, पायसम सेटाइवा जो है, ये हर्माफ्रोडाइट है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इट इज़ हर्माफ्रोडाइट। तो इसी वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है। क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन बोथ आर पॉसिबल, दोनों मुमकिन है। यहाँ पर दोनों मुमकिन है, बोथ आर पॉसिबल। तो इसमें दोनों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मुमकिन है, पॉसिबल है। इसके अलावा इसका जो लाइफ साइकिल है, जनरेशन टाइम है, वो इंतहाई शार्ट है। 3 to 4 वीक्स में ये इजी उगाया जाता है, इजीली उगाया जाता है। तो हमारे पास जो 5 रीज़न है वो है हैव शॉर्ट जनरेशन टाइम, शॉर्ट जनरेशन टाइम।
इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो शॉर्ट होता है। कितना होता है? 3 to 4 वीक्स होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट है। इसके अलावा पी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो डॉर्मेंसी शो नहीं करते हैं, यानी डॉर्मेंट नहीं होते हैं। सीड्स डोंट शो डॉर्मेंसी। उसके जो सीड होते हैं वो डॉर्मेंट नहीं हो जाते हैं। उसकी सीड हमेशा उगाए जा सकते हैं और डॉर्मेंट नहीं होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल ने अपनी स्टडी को पी प्लांट तक महदूद रखा और उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया, अपनी स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट किए और तकरीबन 28,000 पी प्लांट उन्होंने 7 सालों में केयरफुली ग्रो किया और केयरफुली उसका स्टडी किया, मुताला किया कि ये किस तरह ग्रो किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉसेस उन्होंने स्टडी किए, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। मेंडल ने तकरीबन 7 पेयर ऑफ ट्रेट यानी 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने मुताला किया। पी प्लांट के 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को मुताला किया, जो कि हम टेबल के ज़रिए समझाते हैं। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर पी प्लांट का मुताला किया था, स्टडी किया था, उसको हम इस टेबल के ज़रिए समझाते हैं। लेकिन टेबल को समझाने से पहले आपको ये बात समझना होगा कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। एक होता है कैरेक्टर और दूसरा होता है ट्रेट। तो गौर से सुने, कैरेक्टर जो होता है वो जनरल टर्म होता है और जो ट्रेट होता है वो कैरेक्टर के अंदर स्पेसिफिक टर्म होता है। मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमने बयान किया है कि प्लांट हाइट, फ़र्ज़ करें मैं इसको लेता हूँ, तो प्लांट हाइट जो है ये एक कैरेक्टर है जो सारे के सारे प्लांट में टॉलनेस के बारे में बताता है कि ये प्लांट जो है कितना हाइट है उसका, कि इस प्लांट का हाइट कितना है। तो ये एक जनरल टर्म है। लेकिन अगर हम कह दें कि ये प्लांट टॉल है तो वो ट्रेट को बयान करता है, टॉलनेस को बयान करता है। लेकिन टॉलनेस के अंदर एक ट्रेट बयान करता है कि ये टॉल है या ड्वार्फ है। तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक टॉल प्लांट है तो हम ये इसके ट्रेट के बारे में ज़िक्र करते हैं। तो ट्रेट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, अंदर स्पेसिफिक होता है, और जो कैरेक्टर होता है वो एक जनरल टर्म होता है। तो यहाँ पर मेंडल ने तकरीबन 7 कैरेक्टर का मुताला किया, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स का मुताला किया। तो इसमें से हर एक कैरेक्टर में 2 किस्म के ट्रेट थे, जो कि एक डोमिनेंट था और दूसरा रिसेसिव था। जो डोमिनेंट था वो हमेशा डोमिनेट करता था और रिसेसिव, जब एक अलील डोमिनेंट का होता था और दूसरा रिसेसिव का, तो हमेशा जो फिनोटाइप होता था वो, यानी जो ज़ाहिरी अपीयरेंस होता था वो टॉल का होता था, यानी डोमिनेंट का होता था। मेंडल ने 7 कैरेक्टर का मुताला किया, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट का मुताला किया और हर एक कैरेक्टर में जो 2 ट्रेट मौजूद होते थे, एक डोमिनेंट था और दूसरा रिसेसिव होता था। फ़र्ज़ करें जो पहला है हमारे पास वो है प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट 2 किस्म का होता था, या तो टॉल होता था या ड्वार्फ होता था। तो हमेशा जब एक अलील टॉल का होता था, दूसरा ड्वार्फ का होता था, तो जो ज़ाहिरी अपीयरेंस होता था यानी फिनोटाइप होता था वो टॉल का होता था, यानी डोमिनेंट होता था। तो यहाँ पर गौर से देखिए, जो टॉलनेस है वो डोमिनेट करता है ओवर द ड्वार्फिज्म, यानी हमेशा टॉल डोमिनेंट रहेगा और रिसेसिव। तो ये जो हमारे पास इसी कैरेक्टर में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो टॉल है और रिसेसिव ट्रेट जो है वो ड्वार्फ है। इसके बाद जो दूसरा है फ्लावर कर्ल, इसमें जो पर्पल है वो डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसी तरह यहाँ पर फ्लावर पोजीशन जो होता है वो जो एक्सियल है वो डोमिनेट करता है ओवर द टर्मिनल। गौर से सुने, एक्सियल में जो फ्लावर मौजूद होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द जंक्शन ऑफ लीफ बेसिस। जो लीफ बेसिस होते हैं उसके जंक्शन पर मौजूद होते हैं, बिटवीन द जंक्शन ऑफ लीफ बेसिस। और इसी तरह टर्मिनल में जो कि टिप ऑफ द ब्रांच होता था उस पर ये मौजूद होते हैं फ्लावर। तो ये वाला पोजीशन जो है ये डोमिनेट करता है ओवर द टर्मिनल पोजीशन।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पट कलर। पट कलर में ग्रीन कलर डोमिनेट करता है ओवर द येलो कलर, और इसी तरह पट शेप जो होता है इसमें इन्फ्लेटेड डोमिनेट करता है ओवर द कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड किस तरह होता है और ये इन्फ्लेटेड किस तरह होता है। पट कलर को फर्ज करें मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह का पट जो होता है, और दूसरा होता है हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड। इस तरह का, तो ये वाला इन्फ्लेटेड डोमिनेट करता है ओवर द कंस्ट्रिक्टेड, जिसमें कंस्ट्रिक्शन होते हैं उस पर ये इन्फ्लेटेड डोमिनेट रहेगा। ये वाला ट्रेट हमेशा डोमिनेट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेट है, नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास, वो है सीड कलर। सीड कलर इसका बिल्कुल अपोजिट है, पट कलर का अपोजिट है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, एक का याद करो, पट कलर ग्रीन डोमिनेट्स ओवर द येलो ट्रेड, तो यहाँ पर येलो ट्रेड डोमिनेट्स ओवर द ग्रीन ट्रेड, आसान है। सीड शेप जो है, सीड शेप राउंड डोमिनेट ओवर द रिंकल। राउंड किस तरह होता है और ये रिंकल किस तरह होता है। राउंड तो इस तरह स्फीरिकल होता है, गोल होता है, तो ये वाला सीड हमेशा डोमिनेट करता है ओवर द रिंकल्ड। रिंकल्ड इस तरह का होता है, मतलब स्पेसिफिक सर्कल नहीं होता है, पूरा सर्कल नहीं होता है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता है, इस तरह बेतरतीब होता है, तो इसको हम कहते हैं रिंकल्ड। तो हमेशा राउंड डोमिनेट्स ओवर द रिंकल्ड ट्रेड। तो ये 7 पेयर ऑफ ट्रेड जो थे या 7 कैरेक्टर जो थे, जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे, वो ये थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन जेनेटिक्स, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि जेनेटिक्स में यूज होते हैं, जो कि हम आगे इसी चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।